ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, इंटर में जब हम लॉ पढ़ेंगे तो पहले तो मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है कॉर्पोरेट लॉ। कौन सा लॉ? कॉर्पोरेट लॉ, जिसमें कंपनीज एक्ट आएगा। जिसमें क्या आएगा? कंपनीज एक्ट। और ऐसा नहीं कि टोटल कंपनीज एक्ट में आप मेरे से बात करोगे तो 470 सेक्शंस आते हैं। कितने सेक्शंस आते हैं? 470। लेकिन हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ने 1 से लेकर 148 सेक्शन तक। कितना पढ़ना है? 1 से लेकर 148। और ये आपको कवर करेगा कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स। करेक्ट। सेकंड आता है कौन से लॉज? अदर लॉज। सेकंड क्या आता है? अदर लॉज। अच्छा, अदर लॉज में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 4। मैं एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा, लेकिन फाउंडेशन में जो पढ़ा उसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स थे जो हमें पढ़ना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, लेकिन हमने फाउंडेशन में ना पढ़ के जो हमने कहाँ पढ़ना है अब? इंटर में। तो आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि आप उसी को दोबारा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपने कहाँ नहीं पढ़े, लेकिन अब आप कहाँ पढ़ोगे? इंटर में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, एक आपका जनरल क्लॉज एक्ट है, और एक है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट? स्टैट्यूट्स। ये क्लियर हुआ? तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में तो आपको पता ही है। थोड़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बताऊं, वो भी सिंपल है। जैसे आपने अकाउंट से पढ़ा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो जैसे चेक होता है, चेक इज व्हाट? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसी के बारे में हम, आपने उसका काउंटिंग पढ़ा था, मैं आपको उसका लॉ पढ़ाऊंगा। करेक्ट। उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट है। इसका छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जनरल क्लॉज एक्ट क्या होता है? नाम से सजेस्ट करें, जनरल क्लॉज। ये आपको लॉ को पढ़ना सिखाता है। क्या सिखाता है आपको? लॉ को पढ़ना। जैसे आप जब लॉ पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसमें लिखा होता है कि 20 किलोमीटर की दूरी में आपको माना जाएगा अर्बन एरिया। एग्जाम्पल है, 20 किलोमीटर में कितना माना जाएगा? अर्बन एरिया। तो अभी 20 किलोमीटर्स को कैसे आप मेजर करोगे? मतलब आप उसको रोड से मेजर करते हो या कैसे मेजर करते हो? तो जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि ऐसे बहुत सारे लॉज हो सकते हैं जहां पे लिखा हुआ 20 किलोमीटर का एरिया, इतना किलोमीटर का एरिया, तो वहां पे आपको उसको एरियल व्यू से रेडियस में पढ़ना है। एरियल व्यू का रेडियस समझते हो? मतलब आप एक बर्ड की तरह जैसे आप घूमते हो, उसी के एरिया में क्या लेके चलना है आपको? 20 किलोमीटर। तो आपको कैसे मेजर नहीं करना उसको? ऐसे रोड से मेजर नहीं करना, क्योंकि रोड तो इधर से आके ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा मेजर नहीं करना। वो कैसे मेजर करना है? एक सर्कल में एक बर्ड आई के व्यू से आपको क्या करना है? उसको मेजर करना है। आप कोई भी लॉ पढ़ो, जहां पर भी डिस्टेंस आएगा आपको ऐसे ही मेजर करना है। ठीक है। अच्छा, आप कहीं भी पढ़ते हैं, ये मतलब हमारे लिए सैड बात है कि कहीं भी हम पढ़ते हैं लिखा होता है कि कोई फाइन लगता है, ही शैल बी पनिशेबल, ही शैल बी पनिशेबल। मतलब सारे गलती से ऐसा लगता है कौन करता है? ही करता है। मतलब ही वाला, मतलब ही वाला नहीं था ये, ही मतलब हाँ, मतलब मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ऐसा नहीं है। तो फिर जनरल क्लॉज एक्ट ने क्लैरिफाई किया कि ही का मतलब आप सिर्फ क्या मत समझना? मेन। मतलब अगर किसी वुमेन ने भी किया तो उसको भी सजा मिलेगी, तो उसने उसको भी समझाया। पढ़ना सिखा रहा है ना, देखो लोगों, कि जहां पे लिखा है ही, वहां पे आप उसको अपने आप ही समझो कि वहां पे क्या भी है? शी भी है। करेक्ट। अच्छा, उसने और समझाया। उसने बोला कि जहां पे वर्ड लिखा है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जिस पर्सन ने ये गलत काम किया उसको सजा मिलेगा। अच्छा, एक पर्सन ने 5 ने मिलकर किया, उसने देखो पर्सन लिखा है, हम तो ग्रुप हैं, हमें सजा नहीं मिलेगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, आप सिंगल करो चाहे आप मिलकर करो, सजा आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा सजा। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या किया? जितने भी लॉज होते हैं उसको क्या सिखाया? पढ़ना सिखाया। क्या सिखाया? पढ़ना। अच्छा, उसके लिए एक अलग से एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? उसके लिए अलग से एक्ट। और इस एक्ट का बेसिक एम क्या है? मैं आपको बोलूं क्या, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट? कि आपको लॉज को कैसे पढ़ना है वो सिखाया किसने आपको? जनरल क्लॉज एक्ट ने। मतलब मेरे हिसाब से कोई भी लॉ पढ़ने से शुरू से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? जनरल क्लॉज एक्ट। क्योंकि जब तक आपको जनरल क्लॉज एक्ट ही नहीं पता, आपको लॉ पढ़ना ही नहीं आता, तो आप लॉ पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे ही कुछ और भी कंफ्यूजन हो, मतलब एक्ट ने तो वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि क्लैरिफाई कर दे कि लॉ को कैसे पढ़ना है,
लेकिन फिर भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि लॉ को कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग से रूल्स निकाले। किसने अलग से रूल निकाले? सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब वो एक्ट नहीं बना, लेकिन वो रूल्स किसने निकाल दिए? तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो रूल बनाता है वो तो फिर रूल बन जाता है। अच्छा, वो पूरे इंडिया में फॉलो होता है, पर्टिकुलर एरिया में फॉलो होगा? पूरे इंडिया में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आता है दैट अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया। तो इसीलिए लॉ को पढ़ने का तरीका सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना के भी दिए, वो डिफाइन कर दिए कहां पर? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने नहीं लिखा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक्ट, क्योंकि ये एक्ट नहीं है, ये लॉ नहीं है। ये किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बनाए। अच्छा, इन दोनों का पर्पस सेम है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर पर्पस सेम है। क्या क्या सिखाना? लॉ को कैसे पढ़ना चाहिए। द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू एक्सप्लेन यू हाउ टू रीड एंड स्टडी द लॉ। तो आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे, चाहे आप कंपनीज एक्ट शुरू करो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करो, चाहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करो, सबसे पहले आपको कौन से एक्ट पढ़ने चाहिए या कौन सा रूल्स पढ़ने चाहिए? जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ना चाहिए। और आपको क्या पढ़ना चाहिए? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्योंकि जब आप इसको पढ़ना सीखोगे, लॉ को पढ़ना सीखोगे, तो लॉ को पढ़ना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये तो मैंने आपको समझाया कि अदर लॉज में ये है। अब ये कितने मार्क्स का आएगा टोटल हमारा? तो टोटल कितने मार्क्स का टोटल हमारा पेपर हो जाएगा? 100 मार्क्स का हो जाएगा। 60 प्लस 40। ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, यस, लेकिन इस सब्जेक्टिव एग्जाम में 30% ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब आउट ऑफ 100 कितना परसेंट ऑब्जेक्टिव है? 30% ऑब्जेक्टिव और 70% क्या है? सब्जेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव है 30%, ये दोनों को मिलाकर आएगा या इसमें से आएगा इसमें से आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों को मिलाकर 30% ऑब्जेक्टिव आएगा और दोनों को मिलाकर 70% क्या आएगा? सब्जेक्टिव आएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, लेकिन ये कितने मार्क्स का आएगा? 60, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। और ये कितने मार्क्स का आएगा? 40, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अब वो क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो ये तो एक बेसिक हमारा हो गया कि पेपर कैसे आता है लॉ का, करेक्ट। तो हम लोग ऑफ कोर्स देखो, जब मैं इतना बोला आपको कि कोई भी लॉ पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं तो आपको क्या ही पढ़ाना शुरू करूंगा बेटा? आपको जनरल क्लॉज एक्ट, मैं तो आपको यही पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊंगा? क्योंकि जब आपको ये पढ़ना आएगा कि लॉ को पढ़ना कैसे, तभी तो आप क्या पढ़ पाओगे? लॉ। मतलब आप फिर उसके बाद कोई भी लॉ पढ़ोगे तो आपको ये किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर इसको कैसे इंटरप्रेट करूं। क्यों पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा? क्योंकि कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको समझना है, ये आप क्या करोगे? पढ़ लोगे। तो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा ही क्या? जनरल क्लॉज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। उसके बाद ही मैं कोई एक्ट शुरू करूंगा, तो मैं एक्ट शुरू नहीं करूंगा। यहां तक क्लियर हुआ? तो बेसिकली आज का क्लास हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? कौन सा हम लोग रीड करेंगे? हम लोग रीड करेंगे जनरल क्लॉज एक्ट। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बेटा? जनरल क्लॉज एक्ट। ये पेज नंबर कौन से पे आएगा? ये आएगा पेज नंबर आपके 100 पे, पेज नंबर 100 पे, सॉरी 99 पे आपका आ जाएगा। कौन सा एक्ट आ जाएगा? जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट आया कब? ये आया 1897 में इंडिया में। कब आया? 1897। तो देखो, कुछ बातें मैं आपको जब मैंने फाउंडेशन में समझाई थी, मैं दोबारा बोल देता हूँ उन सब बातों को कि ऑफ कोर्स 1897 में तो इंडिया में आया पहले। तो क्या उससे पहले ये किसने बनाया होगा ये लॉ? ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा, क्योंकि उस समय तो कौन रूल करता था हमारे इंडिया में? ब्रिटिशर्स। उससे पहले भी क्या जनरल क्लॉज एक्ट इंडिया में था? यस, इट वाज। पहले था वो 1868 में था पहले। उसके बाद कब आया? 1887 में आया। उसके बाद कब आया? 1897। उसके बाद जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया इंडिया ने, तो इसको हमने अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट कर लिया मतलब इसको हमने बोला कि हम इसे क्या करते रहेंगे? फॉलो करते रहेंगे। और आज तक ये एज इट इज क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। तो ये जनरल क्लॉज एक्ट किस साल में बना बेटा? जनरल क्लॉज एक्ट किस साल में बना? 1897। देखो, मैं कुछ बातें आपके फाउंडेशन से भी करूंगा ताकि आपको समझ में आ सके हम लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले, अच्छा आपको समझ में हम कौन सा एक्ट पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्ट जनरल क्लॉज एक्ट। मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा क्या मीनिंग है इसका, लेकिन उससे पहले कभी भी आप कोई एक्ट पढ़ो तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये एक्ट बना क्यों है। अच्छा, क्या ये समझना जरूरी है? समझना जरूरी नहीं है? जरूरी है। अच्छा, ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जब आप उसको समझ पाओगे, आपको पता है वो क्यों बना है, तो ही तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? बेटर होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना, तो व्हाट इज द रीजन कि व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज मेड? क्यों बना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? आप लोग मुझे बताओ।
ओके, एक आंसर है ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट कर सके आसानी से। ओके, और रेमेडी, रेमेडी देना वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। वो बना ही इसलिए कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने प्रॉमिस कर दिया, बाद में तोड़ा तो ये सजा मिलेगी। अच्छा, अगर वो ही नहीं होता, अगर लेट सपोज करो आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता ही ना अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो क्या किसी को फर्क पड़ता क्या? क्या क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, लॉ बोलता आपको फॉलो करना है, आपने नहीं फॉलो किया, अगर यही नहीं लिखा तो बनाने का फायदा नहीं है। तो लॉ को पता था कि भैया लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसे क्या करेंगे, ब्रीच करेंगे। तो मुझे एक तरह से एक रेमेडियल एक्ट बनाना पड़ेगा। वो रेमेडियल एक्ट बनाना पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं किया तो आपको ऐसा क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। ये बनाना चाहिए था, नहीं बनाना चाहिए था? तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फॉलो नहीं किया तो क्या सजा मिलेगा। और सजा है, आपको कॉम्पोजिशन देना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। ये सब क्या है बेटा, सजा है। आगे बड़ा डैमेजेस देना पड़ा सारा आपने। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्ट बना क्यों। मैं कोई एक और एग्जांपल देता हूं। आपने पढ़ा कंपनीज एक्ट पढ़ा। अच्छा, कंपनीज एक्ट क्यों बना? कंपनीज एक्ट क्यों बना? ताकि वो रेगुलेट कर सके, किसको रेगुलेट कर सके, कंपनीज को। अगर पूछो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द कंपनीज। तो कंपनी कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगी, उसमें आपने जैसे पढ़ा मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल्स बनता है, ये सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, ये सब क्यों बना है? ताकि कंपनीज को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो उसके लिए क्या बना दिया, कंपनीज एक्ट। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं आज आपसे यही बात कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमेशा हम लोग को यही पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्ट, कि ये एक्ट क्यों बना। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल क्लॉज एक्ट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा, अब जब हम जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ते हो ना, इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो क्लॉज का मतलब क्या होता है, पहले तो हम यही बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्ड आ रहा है जनरल क्लॉज। क्लॉज अगर आप मेरे से पूछोगे तो क्लॉज कुछ नहीं है, जैसे क्लॉजेस वाज पॉइंट। क्लॉज का एक इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, पॉइंट। जैसे पॉइंट नंबर 2 बोल दो आप। हम जनरली इसको अगर आप लीगल फॉर्म बोलोगे तो आप पॉइंट नंबर 2 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे क्लॉज नंबर 2। जैसे अग्रीमेंट का, अग्रीमेंट बनाया, अग्रीमेंट में 10 पॉइंट है, तो आप ये नहीं बोलोगे इसके अंदर 10 पॉइंट, आप क्या बोलोगे, 10 कितने हैं, क्लॉजेज हैं। तो क्लॉजेज का एक इंग्लिश मीनिंग तो सिंपल क्या है, पॉइंट्स। मीनिंग क्या है, पॉइंट्स। और आगे जनरल क्लॉज, क्या वर्ड है, जनरल क्लॉज। अब ये जनरल क्लॉज क्यों वर्ड रखा है इसका? अब ना जब एक लॉ बनता है, क्या बनता है, लॉ बनता है, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत। अच्छा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इंडिया। क्या मैंने एग्जांपल लिया, इंडिया। अच्छा, अब इंडिया वर्ड सारे एक्ट्स में डिफाइन होगा, मतलब सॉरी, सारे एक्ट्स में ये वर्ड यूज होगा। जैसे कंपनीज एक्ट बना, इनकम टैक्स एक्ट बना, जीएसटी एक्ट बना, तो क्या हर एक एक्ट में वर्ड होगा इंडिया? हाँ, हर एक्ट में होगा वर्ड क्या बेटा, इंडिया। क्या इंडिया को डिफाइन करना जरूरी है? यस। अच्छा, अब हम लोग इंडिया को हर एक एक्ट में अलग अलग डिफाइन करें, या एक ही जगह डिफाइन कर दें और बोले कि यार इंडिया का मीनिंग वहीं से उठा लेना? क्या लगता है आपको? देखो, अब लॉ मेकर्स ने क्या सोचा, देखो लॉ बनाते कौन है, लॉ मेकर्स। अब लॉ मेकर्स ने सोचा ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हर एक एक्ट में जनरली यूज होते हैं, वो जनरली यूज होते हैं, जो जनरली आपके जो वर्ड्स क्या होते हैं, यूज होते हैं, उसको उसने पहचाना। अब उसने बोला मैं इन वर्ड्स को हर एक एक्ट में डिफाइन करूं, कोई लॉजिक नहीं है। एक्ट ही बड़ा होता है, एक्ट के पन्ने पड़ते हैं, ये सब चीजें होता है। इससे बेटर क्या कर दो, आप ऐसी डेफिनेशन ढूंढो, जो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढ लो जो आपको लगता है हर एक्ट में जनरली क्या होते हैं, यूज होते हैं। उन वर्ड्स को एक ही जगह क्या कर दो, डिफाइन कर दो। अच्छा, उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? एक तो जो लॉ बन रहा है नया, वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? क्योंकि वहां पे डेफिनेशन नहीं होगी। अच्छा, और डुप्लीकेशन भी ये है यार, आप सोचो इंडिया का वही डेफिनेशन आप उसमें भी डाल रहे हो, क्या कहते हैं, जीएसटी एक्ट में, वही इंडिया का डेफिनेशन आप डाल रहे हो इनकम टैक्स एक्ट में, वही आप इंडिया का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में डाल रहे हो। फायदा है, फायदा नहीं है, फायदा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक और पर्पस आया, वो कहता है देयर लॉ मेकर्स को लगा बहुत सारे लॉ बनते हैं, बहुत सारे क्या बनते हैं, लॉ बनते हैं, और उन लॉज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो क्या होते हैं,
एंड नाउ नॉट टू डिफाइन एवरी दैट कॉमन वर्ड इन एवरी एक्ट, क्या करो आप एक ही एक्ट में उसे क्या कर दो, डिफाइन कर दो। अब नाम को समझो, जनरल क्लॉज एक्ट। क्या मीनिंग हुआ जनरल क्लॉज एक्ट का? बोलिए जनरल, जो कॉमनली क्या होता है, यूज होता है। अब ऐसे क्लॉजेस जो कॉमनली क्या होते हैं, यूज होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, उनको कैसे समझना है, वो हर एक को अलग अलग उसी लॉ में बताओ या एक जगह डिफाइन कर दो। तो उन्होंने क्या बना दिया बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट 1897। मैं आपको दोबारा बोलूं, क्या आपको समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, क्या तो क्या पर्पस है जनरल क्लॉज एक्ट का? मतलब नॉट टू डिफाइन एवरी डेफिनेशन इन एवरी एक्ट, ईच डेफिनेशन इन एवरी एक्ट, ऐसा करने का नीड ना हो। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह एक ही एक्ट के अंदर बहुत सारे वर्ड्स क्या डिफाइन, कॉमन वर्ड्स क्या कर दिए, डिफाइन कर दे। इससे क्या हुआ, इजी हुआ, नहीं हुआ, हो गया। अच्छा, एक तो जो नए लॉ बनेगा वो छोटा बनेगा। क्यों छोटा बनेगा? क्योंकि उसमें अच्छा जैसे वर्ड्स होता है, एफिडेविट जाएगा। क्या जाएगा? एफिडेविट। आप समझते हैं एफिडेविट? अगर मैं आपको एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज बताऊं, अभी लीगल डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे, लेमन लैंग्वेज में बताऊं अगर आपको मैं एक इंग्लिश वर्ड में बोलूं, एफिडेविट होता है कि आप किसी को एक रिटर्न में एक कसम लिखते हो। रिटर्न में क्या लिखते हो, एक कसम। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या बेटा आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम पढ़ के दिया, तो बोलते सर मैं कसम खा के बोलता हूं मैंने सीए का एग्जाम कैसे दिया, पढ़ के दिया। तो बोलो आप एक काम करो, इसको क्या कर दो, लिख के दे दो मुझे। क्या कर दो, इसको लिख कर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिडेविट। तो व्हाट इज एफिडेविट? आप कुछ डिक्लेयर करते हो, आपने क्या करा, कुछ डिक्लेयर, डिक्लेयर किया, आपने डिक्लेयर किया मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ा, मैंने सीए फाउंडेशन एग्जाम दिए पढ़ के। आप क्या कर रहे हो, एक डिक्लेरेशन दे रहे हो। अब ओरली ना करके आप इसे क्या कर दो, इसे हम क्या बोल देंगे, एफिडेविट। अच्छा, क्या एफिडेविट वर्ड एक हर लॉ में यूज होता है? यस, बहुत नॉर्मल है एफिडेविट बनाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये बात है, एफिडेविट बना ले। जीएसटी एक्ट कहता है ये बात है, एफिडेविट बना ले। कंपनी एक्ट कहता है ये बात है, एफिडेविट बना ले। तो एक वर्ड एफिडेविट हर जगह हर लॉ में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। उसको अलग अलग डिफाइन करें, एक ही में डिफाइन कर दे। तो जनरल क्लॉज एक्ट ने क्या डिफाइन कर दिया, वर्ड एफिडेविट। आपको समझ में आया, नहीं आया? अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। अगर आपने, जैसे आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, उसमें लिखा है अगर आपने ये एक्ट किया आपको सजा मिलेगी। इनकम टैक्स में लिखा अगर आपने ये एक्ट किया आपको सजा मिलेगी। जीएसटी एक्ट में अगर आपने ये एक्ट किया आपको ये सजा मिलेगी। व्हाट डू यू एक्ट? अगर आपने ये गलत किया। एक्ट का मतलब अगर आपने क्या किया, गलत किया, तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अच्छा, ये वर्ड बहुत हर लॉ में यूज होगा या कुछ लॉज में यूज होगा? हर लॉ में यूज होता है। तो क्या करें, अलग अलग डिफाइन करें या इसी में डिफाइन कर दें? इसी में डिफाइन कर दें। अच्छा, जब भी बात आती है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी या तो मूवेबल होगी या तो प्रॉपर्टी क्या होगी, इमूवेबल। अच्छा, क्या ये हर लॉ में वर्ड्स जैसे यूज हुए, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। हाँ, आप इनकम टैक्स पढ़ोगे उसमें भी वर्ड आएगा इमूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स। आप जीएसटी पढ़ोगे उसमें भी वर्ड आएगा मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स। कोई कंपनी एक्ट पढ़ोगे उसमें ऐसे वर्ड्स आएंगे। मतलब देयर वुड बी मेनी एक्ट्स जो जहां पे क्या वर्ड यूज होते होंगे कि मूवेबल गुड्स क्या होता है और इमूवेबल गुड्स क्या होता है। अलग अलग डिफाइन करें, एक ही जगह डिफाइन कर दें, एक ही जगह। तो जनरल क्लॉज एक्ट का क्या पर्पस है कि उसने देखा कि व्हाट आर द कॉमन वर्ड्स विच आर यूज्ड इन डिफरेंट लॉज, उन सबको क्या ना करके, अलग अलग एक्ट में डिफाइन ना करके क्या कर दो, तो उसके लिए क्या बना दिया बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट। पहला पर्पस। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो ये चैप्टर में आपको सबसे पहले तो क्या पढ़नी पड़ेगी, वही डेफिनेशंस। क्या पढ़नी पड़ेंगी आपको, डेफिनेशन में सारा। देखो आप, मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वर्ड्स, जैसे एक्ट, मैंने आपको बताया एक्ट मतलब अगर आपने ये काम किया तो। एफिडेविट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हर जगह वर्ड यूज होता है? यस। आप पढ़ो इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड आएगा। कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ये करेगी। तो आपको पता होना चाहिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती क्या है। कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट वर्ड आता है बहुत। अच्छा, वर्ड आता है डॉक्यूमेंट, वर्ड आता है फाइनेंशियल ईयर, तो बहुत आता है, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या करें, अलग अलग डिफाइन करें, एक ही जगह डिफाइन कर दें। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो कि बहुत सारे लॉज में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो उसको अलग अलग उस एक्ट्स में डिफाइन ना करें, क्या कहाँ डिफाइन कर दो उसको, एक ही जगह डिफाइन करो। तो क्या बन गया, जनरल क्लॉज एक्ट। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, तो एक पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, एक पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन। और एक पार्ट इसका आता है जिसमें हम लोग
लॉ को जनरल पढ़ना सीखे। डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, एरियल व्यू से मेजर करना है। कैसे मेजर करना है, एरियल व्यू से। अच्छा, जहां पर जेंडर है उसमें मेल है तो क्या इंक्लूड करना है, अपने आप ही फीमेल। जहां फीमेल है वहां पे अपने आप क्या इंक्लूड करना है, मेल। सिंगुलर को क्या पढ़ना है, प्लूरल। प्लूरल को क्या पढ़ना है, सिंगुलर। एक और एग्जांपल देता हूं, उसने बोला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू अपॉइंट सीएजी। एग्जांपल है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूव कौन करेंगे, ये लिखा नहीं लॉ ने, ये लॉ ने नहीं लिखा। लॉ ने सिर्फ क्या लिख दिया, कौन अपॉइंट करेंगे। अच्छा, रिमूव का होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो जब रिमूवल की बारी आई तो जब लॉ पढ़ा गया तो लिखा, ओ सॉरी यार ये तो क्या हो गया, मतलब हमने ये तो लिख दिया कौन अपॉइंट करेगा, लेकिन लिखा ही नहीं कि कौन। तो अब कौन रिमूव करेगा, वो कहता है जनरल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो अपॉइंट करेगा वही रिमूव कर देगा। अगर नहीं लिखा तो, हाँ अगर किसी लॉ में लिखा है कि भैया इसका अपॉइंटमेंट, जैसे आप जब सीए बनेंगे तो ऑडिटर माना जाएगा, आपको क्या माना जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ है ऑडिटर को अपॉइंट कंपनी में ये करेंगे, कंपनी में ऑडिटर को रिमूव ये करेंगे। अगर ना लिखा होता रिमूवल तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात है कि कौन रिमूव करता। आपको समझ में आया नहीं आया। तो इसने एक लॉ को कैसे कॉमन सेंस से पढ़ना है, उसने इसको भी क्या कर दिया, लिख दिया। कॉमन सेंस, वो कहता है डिस्टेंस को मेजर करना है, कॉमन सेंस है, ऐसे मेजर करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, वो कहता है अगर लिखा है कि टैक्स या ड्यूटी, टैक्स या फिर ड्यूटी चार्ज होगी ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेंथ। जैसे बेंच का लेंथ के हिसाब से ड्यूटी चार्ज होगी, उसने लिख दिया अगर आपने बेंच बनाया इतने mm का बनाया तो इतना ड्यूटी लगेगा। अच्छा ये लिख दिया 10 mm का बेंच बनाया इतना ड्यूटी लिखेगा। ये नहीं बताया 5 mm पे कितना लिखेगा, ये नहीं बताया, तो हाफ कर देंगे। उसमें इसमें क्या बात हुई यार, अगर 10 mm पे लिखा है 100 रुपये लगेगा तो 5 mm पे कितना लगेगा, 50 रुपये लगेगा। अच्छा कॉमन सेंस है या कॉमन सेंस नहीं है, तो लेकिन उसने कॉमन सेंस को भी किस में लिख दिया, जनरल क्लॉज एक्ट में। आपको समझ में आया नहीं आया, तो मैंने आपको भी कुछ नहीं समझाया, मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया, पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। क्या पर्पस है, पहला पर्पस की बहुत सारे डेफिनेशन होता है जो हर एक लॉ में क्या होते हैं, यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, तो उनको हर एक वर्ड को अलग अलग ना डिफाइन करके एक ही जगह डिफाइन कर दो, उसे क्या बोलेंगे, जनरल क्लॉज एक्ट। अच्छा एक और बात, लेकिन वो कहते हैं कि लेट सपोज करो जब एक एक्ट बना तो उसने इंडिया को डिफाइन कर दिया, बता हाँ इंडिया वर्ड इज डिफाइंड अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट। मैं आपको दिखाता हूं, इंडिया का जो वर्ड है, जो नाम है, इज डिफाइंड इन व्हाट बेटा, गिरा कहां पे डिफाइन है, जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन है। लेकिन अब जब एक एक्ट बना तो उसने भी वर्ड इंडिया को डिफाइन कर दिया, तो वो वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे उस एक्ट के लिए या ये वाला डेफिनेशन पढ़ेंगे उस एक्ट के लिए। अच्छा अगर एक एक्ट इंडिया को अलग से डिफाइन करता हो तो इंटेंशन अलग है ना, फिर वही पढ़ेंगे उस एक्ट के लिए या ये वाला पढ़ेंगे, फिर वही पढ़ेंगे। तो जनरल क्लॉज एक्ट की डेफिनेशन कब अप्लाई नहीं करेगी, जब उस एक्ट ने अगर स्पेसिफिकली उस वर्ड को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो आपको फिर यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको कब पढ़ने की जरूरत है, जैसे आपने कोई एक्ट पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, उसमें इंडिया वर्ड डिफाइन नहीं है, तो आप कहां से पढ़ोगे, जनरल क्लॉज एक्ट में पढ़ लेंगे। आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा, आप पढ़ो कंपनीज एक्ट पढ़ो, आपको डेफिनेशन ही नहीं मिलेगा इंडिया का। तो अच्छा वर्ड इंडिया यूज होगा क्या कंपनीज एक्ट में, हाँ बिल्कुल 100% यूज होगा, तो उसका डेफिनेशन कहां से पढ़ना है, जनरल क्लॉज एक्ट से। एफिडेविट वर्ड आएगा कंपनीज एक्ट में, आएगा, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में डिफाइन है नहीं, तो कहां पढ़ेंगे उसका मीनिंग, जनरल क्लॉज एक्ट में। आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आज हम लोग वही शुरू करते हैं बेटा। अच्छा एक छोटी सी बात बता के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई करते हैं सेंट्रल एक्ट पे, किस एक्ट पे अप्लाई करते हैं, अच्छा दो तरह के एक्ट होते हैं, एक होते हैं सेंट्रल और एक होते हैं स्टेट। जो पार्लियामेंट बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्ट, जो एक स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा उसे क्या बोलेंगे, स्टेट एक्ट। तो जनरल क्लॉज एक्ट सेंट्रल एक्ट के लिए बने हैं, किस एक्ट के लिए बने हैं, किसके नहीं बने, स्टेट एक्ट। जैसे कुछ आपको एग्जांपल दो, स्टेट एक्ट में अभी भी जो अल्कोहल है उसके ऊपर जो एक्साइज लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो टैक्स लग रहा है, एक्साइज जिसे बोलते हैं हम लोग, वो स्टेट क्या लगता है, वो किसका लगता है, स्टेट का। तो हमारे हरियाणा का एक एक्ट है, इसको बोलते हैं हरियाणा एक्साइज एक्ट, बोलते हैं हरियाणा। अच्छा मैं आपको अल्कोहल का एग्जाम्पल क्यों दिया, पेट्रोल डीजल आपको पता ही है, पेट्रोल डीजल अभी भी उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा, वही पुराना टैक्स अभी तक क्या नहीं लग रहा उसके ऊपर, जीएसटी नहीं लग रहा, अभी वही वैट लग रहा है और एक्साइज लग रहा है। तो वो एक्साइज और वैट किसका है, स्टेट का है। तो स्टेट के खुद के भी एक्ट होते हैं, यस, उसे क्या बोलते हैं, स्टेट एक्ट।
एक होते हैं जो इंडिया के एक्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्ट। तो ये जो जनरल क्लॉज एक्ट है किस पे अप्लाई करता है, सेंट्रल एक्ट पे। किस पे अप्लाई नहीं करता, स्टेट एक्ट। आपको समझ में आया नहीं आया? तो मैं पहले आपके लिए पर्पस पढ़ता हूं। अच्छा, पहला वो कहता है सेंट्रल एक्ट का लैंग्वेज शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसे शॉर्ट हो जाएगा सेंट्रल एक्ट का लैंग्वेज? वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है। तो वो छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके सारी डेफिनेशन एक जगह आ जाएंगी, जितना पॉसिबल हो सके। ऐसा तो नहीं है वैसे, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वहां डिफाइन भी है, लेकिन इन्होंने तो वो वर्ड्स लिए जो कॉमनली क्या होते हैं, यूज होते हैं, उनको डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं जनरल क्लॉज एक्ट का यही पर्पस है, एक ही स्टैट्यूट में, एक ही लॉ में डिफरेंट प्रोविजन को इंटरप्रेट करना भी सिखा दो। डिफरेंट प्रोविजन को, अच्छा हर जगह लॉ में लिखा हुआ है ये एक्ट किया, ये अच्छा डिस्टेंस का चीजें लिखी होंगी, जेंडर की चीजें लिखी होंगी, तो उनको पढ़ना भी किसने सिखा दिया आपके, जनरल क्लॉज एक्ट ने। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? डेफिनेशन तो बताई बताई, साथ में क्या बताया, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ क्या बेटा, इंटरप्रिटेशन। तो बेसिकली पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू डिफाइन सर्टेन वर्ड्स एंड टू गिव जनरल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट बेटा, इंटरप्रिटेशन। ये पर्पस है बेसिकली। मतलब इस पॉइंट नंबर 4 में एग्जैक्टली डिफाइन है कि द पर्पस ऑफ द एक्ट इज टू डिफाइन सर्टेन वर्ड्स एंड टू गिव जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, इंटरप्रिटेशन। वो कहता है ये तब अप्लाई करेगा जब वहां पर डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर वहां पे डेफिनेशन होगी तो यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ड्स आर डिफाइंड इन द रिस्पेक्टिव एक्ट, तो आपको वही एक्ट पढ़ना है, फिर आपको यहां पे एक्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे क्लियर हो गया? इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ लॉज। क्या बोला जाता है इसको भाई, लॉ ऑफ लॉज। ये लॉ को पढ़ना सिखाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉ ऑफ लॉज। क्लियर हो गया? ओके, मैं आगे आता हूं। वो कहते हैं ये एक्ट कहां कहां अप्लाई करता है। अच्छा, मैं आपको डिफाइन, सिंपल मैंने डिफाइन कर दिया। जहां सेंट्रल एक्ट अप्लाई करता है, जहां क्या अप्लाई करता है, वहां पे क्या अप्लाई करेगा, जनरल क्लॉज एक्ट। तो जनरल क्लॉज एक्ट कहां अप्लाई करेगा, जहां सेंट्रल एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, वहां जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई नहीं कर। तो एक्ट खुद कहता है कि मैं अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट बता ही नहीं रहा, मैं बता ही नहीं रहा मैं कहां तक अप्लाई करता हूं। क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि ये वहां अप्लाई करेगा जहां पे क्या अप्लाई करेगा, सेंट्रल एक्ट। तो अब देख लो, जहां सेंट्रल एक्ट अप्लाई हो रहा है वहां पे क्या अप्लाई हो जाएगा, जनरल क्लॉज एक्ट। बात खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पहले इंडिया में कब आया, 1897 में। इससे पहले भी था 1868, खत्म होके कब आया, 1887 में दोबारा आया, फिर खत्म होके दोबारा कब आया, 1897 में। करेक्ट। फिर आ गया क्या बेटा, वर्ड डेफिनेशन। तो हम कुछ चीज़ों को डिफाइन को अब रीड करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ डेफिनेशन को। अच्छा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो क्या ये डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी सारी की सारी? यस, हर एक डेफिनेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 3 डेफिनेशन को दे देगा लिखने के लिए, और आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आपको पता है बेटा, मैंने आपको फाउंडेशन में समझाया, जहां पे डेफिनेशन आप करोगे डिफाइन, तो वहां पे आपको एक्जैक्टली एज पर द लॉ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, वहां पे अपने वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ओके, मैं कुछ आज ना बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ता हूँ ताकि आपको इजी सा भी लगे, आपको ऐसा ना लगे फर्स्ट क्लास में कि लॉ इतना टफ है। वैसे लॉ टफ नहीं है। लॉ टफ है या नहीं है? ओके, ऐसा नहीं बोलते नहीं है, ऐसा है भी, लॉ टफ नहीं है। ओके, एक्ट वर्ड आया। क्या वर्ड आया बेटा, एक्ट। वो कहते हैं एक्ट मतलब आपने एक ऑफेंस किया। एक्ट मतलब आपने क्या किया, एक ऑफेंस। व्हाट इज ऑफेंस? आपने गलत काम किया। ऑफेंस के या सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग आप समझते हो, सिविल रॉन्ग इज लाइक आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, वो क्राइम तो नहीं है, लेकिन कौन सा रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है। तो या तो आपने ऑफेंस किया, ऑफेंस जनरली क्रिमिनल के लिए यूज होता है, और सिविल रॉन्ग मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। शैल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट, आपने एक बार किया तो भी एक्ट है, बहुत बार एक्ट काम वही किया बार बार किया तो भी वो क्या है, एक्ट है। एंड वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन, मतलब आपने कुछ करना चाहिए था आपने नहीं किया, वो भी क्या है, एक्ट है। तो एक्ट क्या है, ऑफेंस है। एक्ट क्या है, ऑफेंस है। एक्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है। एक्ट चाहे अकेला है चाहे सीरीज ऑफ एक्ट्स है, चाहे एक्ट इनफैक्ट इलीगल ओमिशन भी क्या है, एक्ट है। तो क्या एक्ट है, ऑफेंस एक्ट है, सिविल रॉन्ग एक्ट है, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी एक्ट है, और इलीगल ओमिशन भी क्या है, एक्ट है। तो क्या एक्ट है,
तो चारों बताओ ना बेटा, क्या ऑफेंस भी है, सिविल रॉन्ग भी है, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी है, और इलीगल ओमिशन भी क्या है, एक्ट है। तो अगर अच्छा, जब लॉ, अगर आपने कहीं इलीगल ओमिशन करा, मतलब इलीगल ओमिशन मतलब जहां पे आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स में आपको पता है ये आपको कुछ चीजें होती हैं जो एज पर लॉ लिखनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, लिखा होता है ना हर सिगरेट में, उसमें अच्छा उसके अंदर एक इंसान का चेस्ट बना होता है जो बिल्कुल खराब होता है, देखा ना आपने। तो ये आपको करना है, आपको नहीं करना, करना है, लिखना पड़ेगा। अच्छा अब आपने नहीं लिखा तो क्या है, एक इलीगल ओमिशन है, और उसको क्या माना जाएगा, एक एक्ट, क्या माना जाएगा आपको, एक्ट। लिखा होता है ना, ये आपको पता होगा। अच्छा कुछ आप प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके बाद लिखना, लॉ कहता है कि आपको ये प्रोडक्ट पे आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखनी पड़ती है। अच्छा आप ऐसे क्यों, आप वो भी देखो, आप उस पर आ जाओ, मूवी देखते हो आप, मूवी में जैसे ही कोई हीरो आता है, जो कुछ भी एक्टर आता है, जैसे ही सिगरेट लेता है नीचे लिखा आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा एल्कोहल आता है, नीचे लिखा हुआ आता है द मूवी डज नॉट प्रमोट द यूज ऑफ एल्कोहल एज इट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। अच्छा ये लिखना है, नहीं लिखने, लिखने, अगर आपने नहीं लिखा तो ये क्या है, इलीगल ओमिशन है, और इलीगल ओमिशन आप करो वो क्या है, एक्ट। अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो व्हाट इज एक्ट, किसने ऑफेंस किया वो भी एक्ट है, किसी सिविल रॉन्ग किया वो भी एक्ट है, सीरीज ऑफ एक्ट किया वो भी एक्ट है, वो भी क्या है, एक्ट है। तो एक्ट वर्ड डिफाइन कर दिया, किसने डिफाइन कर दिया बेटा, जनरल क्लॉज एक्ट ने। एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, एफिडेविट। क्या वर्ड पढ़ते बेटा, एक मैंने एफिडेविट आपको बताया, व्हाट इज एफिडेविट, आपने कुछ एफर्म किया, एफर्म मतलब कुछ बोला, एफर्म मतलब आपने कुछ डिक्लेयर किया, क्या किया आपने, उसको डिक्लेयर किया। इन द केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू एफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, मैं बोलता हूं तू स्वेर मत कर, कसम मत खा, तू डिक्लेयर कर दे, तू क्या कर दे, उसे क्या बोलते, क्या दे दे, एफिडेविट दे दे। तो व्हाट इज एफिडेविट, एफर्मेशन, डिक्लेरेशन, जिसको एफर्म करना, डिक्लेयर करना है इंस्टेड ऑफ व्हाट, स्वेरिंग, मतलब कसम खाने के अलावा आप इसको डिक्लेयर कर दो, एफर्म कर दो, उसको हम क्या बोलेंगे, एफिडेविट। अब क्लियर हुआ नहीं हो। अच्छा अब ना एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, जो ऊपर आपको समझा रखा है। जब भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो या वर्ड आता है इंक्लूड शुरू होता है, तो या तो आपका डेफिनेशन शुरू होता है वर्ड मीन्स से, या तो शुरू होता है डेफिनेशन का वर्ड इंक्लूड से। तो ये एक ही बात है या अलग अलग बात है, अलग अलग। मीन्स का मतलब क्या होता है, हाँ मीन्स का मतलब, जैसे अगर मैंने लिखा खाना मीन्स राजमा चावल, तो इसका मतलब क्या है, खाने में सिर्फ राजमा चावल आएगा और कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने लिखा खाना इंक्लूड्स राजमा चावल, मीनिंग खाने में बहुत कुछ आता है, राजमा चावल भी आता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। मैं बोला खाना मतलब खाना मतलब न्यू पानी, खाना मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे आप इसको इंटरप्रेट करोगे डेफिनेशन को, मतलब खाने में जो चीज खाने का है वो तो है ही है, अब चाहे न्यू पानी को खाना मानो चाहे ना मानो, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो किसका ज्यादा ब्रॉडर मीनिंग होता है वर्ड, इंक्लूड का या मीन्स का, इंक्लूड्स का। अब वो क्लियर हुआ, वर्ड क्या क्लियर हुआ, मैंने क्या पढ़ा आपको, एक्ट, क्या पढ़ा मैंने आपको, एफिडेविट। मैं आगे आता हूं, कुछ और सिंपल सिंपल डेफिनेशन पढ़ाता हूं आपको आज। फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, वो कहता है मीनिंग, मीन्स, अच्छा मीन्स मतलब यही है और कुछ नहीं है, मीन्स ईयर कमेंसिंग ऑन द डे फर्स्ट डे ऑफ व्हाट, अप्रैल, मतलब अप्रैल टू मार्च क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर आपको पता है जनवरी टू दिसंबर, तो ये भी डिफाइन है, देखो कैलेंडर ईयर भी डिफाइन है वर्ड। और ईयर, अगर क्या लिखा है वर्ड ईयर, तो ब्रिटिश कैलेंडर है, व्हाट इज ब्रिटिश कैलेंडर, जनवरी टू दिसंबर। तो आप कोई लॉ पढ़ते हो उसमें सिर्फ लिखा है ईयर, तो क्या लेके चलना है, जनवरी टू दिसंबर। अगर उसमें वर्ड लिखा है फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल टू मार्च। आपको समझ में आया नहीं आया, और क्या फाइनेंशियल ईयर, ईयर, ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं आपके बहुत लॉज में, हाँ। तो अलग अलग डिफाइन ना करने की जगह क्या कर दो, आप एक ही जगह क्या कर दो, डिफाइन कर दो। आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा, हाँ। अच्छा फाइनेंशियल ईयर, एक और वर्ड पढ़ते हैं गुड फेथ। क्या पढ़ा हमने वर्ड, व्हाट इज गुड फेथ, गुड फेथ आपने वर्ड पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ना, गुड फेथ पे किया तो ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स में पढ़ा है, गुड फेथ में खरीद लिया तो ठीक है। व्हाट इज गुड फेथ, बोनाफाइड इंटेंशन, मतलब आपकी नीयत जेन्युइन है। मैं पढ़ता हूँ गुड फेथ का मतलब क्या है,
वो कहता है गुड फेथ मतलब मीनिंग वेयर इट इज इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। मतलब आपने तो कैसे किया उसको, मतलब आपने जब किया आपको नहीं पता था कि वो सही है या क्या है गलत है, आपने तो बस काम किया, कैसे काम किया, ऑनेस्टली। वेदर आपने उसको नेग्लिजेंस में किया या नहीं किया। अच्छा बड़ी मेरे ध्यान से समझा, गुड फेथ का मीनिंग एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, गुड फेथ का मीनिंग एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, आपने कोई काम कैसे किया, ऑनेस्टली किया, या आपने उसने नेग्लिजेंटली किया या नहीं किया, वो क्या है, गुड फेथ है। मैं दोबारा डिफाइन करता हूं, व्हाट इज गुड फेथ। आपने ऑनेस्टली काम किया, चाहे आपने नेग्लिजेंस में किया, चाहे कैसे भी किया, तो उसे हम क्या मानेंगे, गुड फेथ। अब मेरी बात को ना बड़े ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत जरूरी है समझना। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, जब आप क्या पढ़ोगे, या जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, वहां पे गुड फेथ का मतलब होता है आपने अपना दिमाग लगा के काम किया। आप याद करो, मैं आपको एक याद दिलाता हूं, गुड फेथ का मीनिंग अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट याद दिलाता हूं मैं आपको। उसमें था, अगर आपको याद है, नेमो डेट क्वाइट नॉन हैबिट। व्हाट इज नेमो डेट क्वाइट नॉन हैबिट, जो जिसका नहीं नहीं, जो जिसका सामान है उसको वही बेच सकता है और कोई उसको बेच नहीं सकता। नेमो डेट क्वाइट नॉन हैबिट, यू कैन सेल ओनली थिंग्स विच यू ओन, करेक्ट। इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, अब एजेंट ने बेच दिया। अच्छा एक एक एक्सेप्शन था, आपने पहले से ही बेच रखा है, बायर आया वो गुड फेथ में खरीद के चला गया, बड़ी गुड फेथ में खरीद के चला गया। ये क्लियर हुआ। अब यहां पे गुड फेथ का मीनिंग है आपने कुछ काम ऑनेस्टली किया, नेग्लिजेंटली किया नहीं किया, उससे फर्क। लेकिन अगर आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तो बेकार हो जाएगा। मैं नेग्लिजेंसी में गुड फेथ किया, ये तो है, मतलब ही नहीं है यार। आप समझे, मतलब अगर आप गुड फेथ को का डेफिनेशन अगर आप अप्लाई करोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो डिफाइन नहीं है तो बिल्कुल बेसलेस हो जाएगी वो मीनिंग, वो मीनिंग बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा, एब्सर्ड मीनिंग खराब हो जाएगा। तो जहां पे आप एक वर्ड जो जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन है उसका मीनिंग किसी लॉ में अप्लाई करते हो क्योंकि वहां पे डिफाइन नहीं था, लेकिन उसको अप्लाई करने के बाद बिल्कुल एब्सर्ड हो रहा है वो, व्हाट इज एब्सर्ड हो रहा है, वो खराब हो रहा है, मीनिंगलेस हो रहा है, तो वहां पे आपको इसका मीनिंग अप्लाई नहीं करना। ये बात भी कहां लिखी है, जनरल क्लॉज एक्ट में, कि मैंने डिफाइन कर दिए, मैंने क्या कर दिया, वर्ड, आपने एक्ट एक्ट पढ़ा उसमें वर्ड डिफाइन नहीं था, तो आप कहां पर आ गए, जनरल क्लॉज एक्ट में। लेकिन जब आपने जनरल क्लॉज एक्ट का जो मीनिंग उसमें लगाया तो बिल्कुल वर्थलेस हो गया वो, तो फिर वहां पे भी उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो गुड फेथ की डेफिनेशन एज पर जनरल क्लॉज एक्ट क्या है, आपने ऑनेस्टली काम किया। कैसे काम किया, चाहे आपने नेग्लिजेंट में किया या नहीं किया उससे फर्क नहीं पड़ता, माना जाएगा आपने कैसे किया, गुड फेथ पे। मतलब अगर कोई ऑनेस्टली नेग्लिजेंसी में भी काम कर रहा है, जैसे मैंने आपका सामान तोड़ दिया नेग्लिजेंसी में, मैंने आपका सामान तोड़ दिया किसमें, उसको भी क्या माना जाएगा, गुड फेथ। अगर आप ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई करोगे भैया बिल्कुल भी ठीक बेकार हो जाएगा यार। हाँ, उल्टा नेग्लिजेंसी में तोड़ा जाना चाहिए, आपने चाहे नेग्लिजेंसी में तोड़ी, ऑनेस्टली तोड़ी, तो आपको सजा मिलनी चाहिए। अब याद करो बेलमेंट, बेलमेंट में अगर आपने नेग्लिजेंसी में सामान तोड़ा तो आपको सजा मिलेगी। तो वहां पे अगर आप गुड फेथ का डेफिनेशन ये अप्लाई करोगे तो भैया फायदा नहीं है, गलत हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया। तो ये एक लॉ, एक केस लॉ आया, क्या आया, एक केस लॉ आया, मंग उंग पुंग वर्सेस मंग सी मंग। जैसा केस लॉ आया बेटा, मंग उंग पुंग वर्सेस मंग सी मंग। उसने बोला अगर आप गुड फेथ की डेफिनेशन कहां पे लगाओगे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लगाओगे तो भैया बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहां पर तो जनरल क्लॉज एक्ट में तो अगर आपने कोई नेग्लिजेंसी में भी क्या किया है, ऑनेस्टली काम करा है, तो उसको क्या माना जा रहा है, गुड फेथ, जबकि ये कहां नहीं होना चाहिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए, तो वहां पर इसको आपको अप्लाई नहीं करना। आपको समझ में आया नहीं आया। मैं आपको एक और दो चीजें पढ़ाता हूँ। गवर्नमेंट बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट अगर सिर्फ वर्ड लिखा गवर्नमेंट तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं एक और आपको डेफिनेशन पढ़ाता हूँ इजी सी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ना व्हाट डू यू मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे तो नाम सजेस्ट कर रहा है, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आप क्या नहीं कर सकते। जैसे बेंच पे आप बैठे हुए, क्या है, प्रोजेक्टर क्या है, ये लैपटॉप क्या है, ये फैन क्या है, ये ट्यूबलाइट क्या है, एसी क्या है, बिल्डिंग क्या है, और लैंड क्या है, ट्रीज क्या है, कब तक इमूवेबल है, जब तक आपने उसे काटा नहीं। तो व्हाट इज इमूवेबल, इंक्लूड, मीनिंग बहुत बड़ा हो गया, कोई भी लैंड, कोई भी क्या बेटा, या जो उसके साथ में क्या राइज हो रहे हैं उसके बेनिफिट, वही बात पेड़ पौधे,
क्योंकि पेड़ पौधे जब तक किसी के साथ लगे हुए हैं वो जमीन के साथ, तब तक वो क्या है, इमूवेबल। एंड थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, हमने परमानेंटली उसे बिल्कुल अर्थ से फास्टन कर दिया। जैसे जो आप राइड्स लेने जाते हो बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क्स में, तो वो मूवेबल है, इमूवेबल है, इमूवेबल है। आप उसको निकालोगे वो टूट जाएगा, वो मूव नहीं हो सकता। जो परमानेंटली फास्टन है अर्थ के साथ, बड़े परमानेंटली फास्टन मतलब उसको परमानेंटली जोड़ दिया है किसके साथ, अर्थ के साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जब उधर जाते हो, पार्क में जाते हो, पार्क समझते हो, पार्क, पार्क, व्हाट इज पार्क, घूमने जाते हो आप, पार्क में आपने देखो बेंचेस होते हैं। एक बेंच होता है जो बिल्कुल एकदम जमीन के अंदर होता है, एक बेंच होता है जो इधर उधर घूम जाता है। तो जो इधर उधर चला जाता है वो क्या है, मूवेबल है। और जो बिल्कुल एकदम अटैच होता है उसके साथ, अर्थ के साथ, वो क्या है, इमूवेबल है, वो फास्टेंड है। उसको निकालो वो टूट जाएगा, वो क्या हो जाएगा। आपको समझ में आया नहीं आया? तो व्हाट इज इमूवेबल, दोबारा पढ़ता हूँ। इमूवेबल मतलब लैंड, कोई भी बेनिफिट अराइज हुआ किससे, लैंड के साथ। कुछ भी थिंग्स अटैच है किसके साथ, अर्थ के साथ। या फिर आपने उसको परमानेंटली अटैच कर दिया किसके साथ, अर्थ के साथ, तो वो क्या है बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ऐसे ही डिफाइन होगा मूवेबल। अच्छा, मूवेबल बड़ा सिंपल डिफाइन हो गया। मूवेबल मतलब जो इमूवेबल है, सॉरी, जो इमूवेबल नहीं है वो क्या है, मूवेबल है। अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो इजी सी डेफिनेशन है। मंथ ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं। व्हाट इज ब्रिटिश कैलेंडर, मंथ क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और वही डेज वही लेके चलने हैं। अब आपको पता है ब्रिटिश कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर आपको पता है ना, जैसे इंडियन कैलेंडर अलग चलता है। हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से आज 2021 नहीं है, ये कौन से हिसाब से है, ये ब्रिटिश कैलेंडर। हमारा इंडियन कैलेंडर अलग है। लेकिन जब आप लॉ पढ़ोगे तो आपको कौन सा कैलेंडर लेके चलना है, ब्रिटिश कैलेंडर। मंथ कौन सा लेके चलना है, ब्रिटिश कैलेंडर, ब्रिटिश मंथ। ये जनवरी, फरवरी, मार्च किसके मंथ है बेटा, ब्रिटिश के। हमारे मंथ नहीं है, इंडियन हैज डिफरेंट मंथ्स। ओके, आज इतना ही पढ़ते, कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी पढ़ी हमने, कल कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो आज का क्लास हम खत्म करते हैं।